हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 1 to 6 देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको इनबॉक्स में मिल सके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स फॉर फॉरेन मार्केट्स। जब हम किसी दूसरी कंट्री के लिए अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो उसके में डिज़ाइन करते वक्त, उसको डेवलप करते वक्त कई बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है? लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, ज्योग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि जो हमारी टारगेटेड कंट्री हैं, जहाँ पर जिस देश में हमने अपने माल को बेचना है, अब उसकी डिस्टेंस कितनी है, यानी कि जिस कंट्री में माल बन रहा है वहाँ से जिस कंट्री में माल बेचना है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। इसके अलावा उस कंट्री में जहाँ पर माल बेचा जाएगा वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा है। क्लाइमेटिक कंडीशन से मतलब है वहाँ धूप कितनी है, गर्मी कितनी है, वहाँ पर मॉइस्चर्स कितना रहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने प्रोडक्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वहाँ का वेदर बहुत गर्म है तो हमें देखना होगा कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा ना हो कि वो गर्म वेदर में फेल हो जाए। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ती है तो हमें देखना होगा हमारा प्रोडक्ट इस टाइप का हो कि वो कोल्ड वेदर में फेल ना हो जाए। सेकंड आता है आपका इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस में उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, यानी कि वहाँ पर कैपिटा इनकम कैसी है, नेशनल इनकम कैसी है, वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, जीडीपी ग्रोथ कैसी है, वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आप जिस टारगेटेड कंट्रीज़ के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं वहाँ पर अगर जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी लो है, तो नेचुरल बात है आप लग्जरी प्रोडक्ट नहीं बना सकते उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए, क्योंकि वहाँ पर कैपिटा इनकम पहले ही बहुत लो है। तो ऐसे वहाँ के जो गरीब लोग हैं वो आपके लग्जरी प्रोडक्ट को बाय नहीं कर पाएंगे। तीसरा आता है आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, वहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, वहाँ के लोगों की जो सोच है, वो सब कुछ आता है। वहाँ के लोगों का जो रिलीजन है, लैंग्वेज है, वो सब यहाँ इसमें मैटर करते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जस्ट लाइक रिलीजन, लैंग्वेज, इनको ध्यान में रख के ही आप अपने प्रोडक्ट को तैयार करें। अब कोई भी कंट्री जो है वो हमारे इंडिया में बीफ प्रोडक्ट नहीं बेच पाती ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि जो इंडियंस हैं वो गाय के मांस को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके लिए गाय जो है वो माता के समान है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है एक कंट्री जिस कंट्री में अपने प्रोडक्ट को बेच रही है वहाँ के जो सोशल कल्चरल्स हैं उनको ध्यान में रखें। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1, टू मीट द कंज्यूमर नीड्स। ध्यान रहे, कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। अब कंज्यूमर जो है वही उसका सबसे बड़ा एक बेस है, वही उसका सबसे बड़ा टारगेट है। तो ज़रूर हर एक कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करती है कि वो कंज्यूमर की नीड्स, उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस पे खरा उतरे। इसलिए ज़रूरी है कि एक कंपनी कंज्यूमर के पहले नीड्स और प्रेफरेंसेस, टेस्ट, इंटरेस्ट को फाइंड आउट करे और उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट को बनाए। सेकंड, टू इंक्रीज द सेल्स। हर एक कंपनी जो है वो उसका प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट इसीलिए करती है कि वो अपने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सेल्स को लगातार बढ़ा सके। अब वो कैसे बढ़ा पाएगी? उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें नए फीचर्स जोड़ते रहें। इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते रहें। उसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो अपने करंट प्रोडक्ट को रिप्लेस करेंगे इस न्यू प्रोडक्ट से। इवन दो जो नए कस्टमर्स हैं वो भी ऐड होते रहेंगे हमारे प्रोडक्ट में, और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि डिमांड कंटिन्यूस राइज होती रहेगी और हमारी सेल भी लगातार बढ़ती रहेगी। थर्ड, टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। देखिए, हर एक कंपनी को काफ़ी लंबे समय के लिए प्लानिंग करनी होती है, लंबे समय के लिए सोचना होता है। हर एक कंपनी के दिमाग में ये बात तय होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट आज इंट्रोडक्शन स्टेज में है आगे जाके वो ग्रोथ स्टेज में जाएगा, फिर वो मैच्योरिटी स्टेज पे आएगा और अल्टीमेटली डिक्लाइन होगा, यानी कि उस प्रोडक्ट का अंत होना तय है। तो कोई भी कंपनी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रह सकती,
इसलिए हर एक कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है तो उसे हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू नए नए प्रोडक्ट बनाने होते हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स ऐड करते रहना होता है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि एक प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में होता है तो दूसरा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है और कोई और प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में होता है, कोई और प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में होता है और जो कंपनी का जो सर्वाइवल है वो कंटिन्यूस बना रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट जाते रहेंगे और नए प्रोडक्ट उसको रिप्लेस करते रहेंगे और कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बनी रहेगी। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेजेस हैं। सबसे पहले आता है आपका जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। सबसे पहला जो इस प्रोसेस का स्टेप्स है वो है प्रोडक्ट जनरेशन के आइडिया को जनरेट करना। अब ये आइडिया आएगा कहाँ से? जनरली ये आइडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से आता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली ये आइडिया सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही आए। इस आइडियाज़ को आप कहीं से भी जनरेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपके सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय इस आइडिया को दे सकते हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ इस आइडिया को दे सकते हैं, इवन मिडिल और हायर लेवल जो आपकी मैनेजमेंट है वो आइडिया दे सकती है। तो और वैसे भी इस स्टेप्स के अंदर कंपनी का जो मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया को जनरेट करना होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आइडियाज़ होंगे उतनी ही हमारी ज़्यादा चॉइस आसान हो जाएगी। सेकंड आता है स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़। अब यहाँ पर हम आइडिया की क्या करेंगे? छटनी करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। कुछ एक पैरामीटर तय कर लेते हैं, जस्ट लाइक कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हो गए या फिर उस प्रोडक्ट के लिए उस प्रोडक्ट के लिए क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या टेक्निकल नाउ हाउ अवेलेबल है, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड या पैरामीटर तय कर लेते हैं। उसके बेस पर जो हमने पहले आइडियाज़ जनरेट किए थे उन सब की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, यानी कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं बन सकता। और उसके बेस पे बहुत सारे जो ऐसे आइडियाज़ हैं जो लगता नहीं कि आगे जाके वो प्रोडक्ट के रूप में डेवलप हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर जो लिस्ट में आइडियाज़, नंबर ऑफ आइडियाज़ की जो लिस्ट है उसको धीरे धीरे छोटा करते चले जाते हैं। थर्ड, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब यहाँ पर जो आइडियाज़ सिलेक्ट कर लिए गए हैं, अब उनकी कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है। कॉन्सेप्ट डेवलप से मतलब है कि अब उन प्रोडक्ट के एक इमेज क्रिएट की जाएगी, एक आइडिया क्रिएट किया जाएगा कि उस प्रोडक्ट की क्या शेप होगी, क्या डिज़ाइन होगा, क्या कलर होगा, यानी कि उसकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगी। वो किस तरह कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकेगी, एट प्रेजेंट जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं उनका सामना कर सकेगी। इसके बेस पे जो है कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं स्टेप के अंदर। और इसी के अंदर अगला पार्ट आता है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। जब हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं फिर उस कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग करते हैं। उस कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के बेस पे हम कुछ मॉडल बना लेते हैं, एक डमी टाइप्स बना लेते हैं और उस डमी के बेस पे हम कुछ जो प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर हैं उनको बुलाते हैं, उनसे उनकी राय पूछते हैं उन डमीज़ के बारे में कि वो क्या उनके कलर के बारे में, उसके डिज़ाइन के बारे में क्या सजेशन देते हैं, क्या वो उसको राइट कहते हैं या उसको कुछ मॉडिफाई करने के लिए वो देते हैं, जिसके बेस पे हम अपनी जो कॉन्सेप्ट है उसको टेस्टिंग करते हैं और उनके जो सजेशंस हैं, उनकी जो राय है उसको भी इंक्लूड करते हैं। फोर्थ स्टेप में आता है आपका मार्केट स्ट्रेटेजी एंड डेवलपमेंट। इस स्टेप में हम जो है मार्केट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं। हमें तय करना होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो हमारे कंपटीटर के प्रोडक्ट से किससे अलग होगा, हमारे कंपटीटर कौन कौन हैं और वो किस टाइप के प्रोडक्ट ऑलरेडी बाज़ार में ला चुके हैं, हमारा प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से किस तरीके से डिफ़र होगा, हम कितना मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएंगे पहले साल, दूसरे साल कितना मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ स्ट्रैटेजी भी तय करनी होती है, जस्ट लाइक हमारी प्राइस स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमारी प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या होगी। ये सब इसी स्टेप के अंदर हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आता है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस में हम क्या करते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट को बनाने में किस टाइप की कॉस्ट आएगी। कई तरह की कॉस्ट आएगी, लाइक रॉ मटेरियल कॉस्ट आएगी, लेबर कॉस्ट आएगी, इसके अलावा जो कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनें वगैरह लगाई हैं उनकी कॉस्ट आएगी। इसके अलावा हमें मान लो कुछ मनी बोरो करनी पड़ेगी तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी एक कॉस्ट आएगी। तो सारी कॉस्ट को हमें कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी और फिर उसके बाद देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्या डिमांड रहेगी, उसकी क्या प्राइस होगी, तो अल्टीमेटली हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो जो हमने अभी लिस्ट बना रखी है प्रोडक्ट की
उनके अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग लिस्ट के जो प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को एनालाइज करेंगे, और जो प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें दे रहा होगा, जिसका बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे, कॉस्ट कम होगी, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखिए, अब तक जो है प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ कागजों में चल रहा था, सिर्फ कागजों पे बन रहा था कि प्रोडक्ट ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। अब क्योंकि उसका बिजनेस एनालिसिस हो चुका है, डिसाइड हो चुका है कि ऐसे बनाने पे हमें इतना प्रॉफिट होगा, अब उसको हम रियल शेप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उसको प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू करेंगे। इसके लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करेंगे मशीनों के थ्रू। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो एक फिजिकल फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका टेस्ट मार्केटिंग। शुरुआत में जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम क्वांटिटी में बनाए जाते हैं और उसको भी डायरेक्ट सीधा मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाता, उसके लिए पहले टेस्ट मार्केटिंग करते हैं। टेस्ट मार्केटिंग में क्या करते हैं, हम कुछ चुनिंदा बाज़ारों को चुन लेते हैं, वहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं थोड़े पर्टिकुलर टाइम बिंग के लिए, और फिर देखते हैं कंज्यूमर का किस तरीके का रिएक्शन रहा, डिस्ट्रीब्यूटर, मिडिल मैन, इनके क्या रिएक्ट रहे, उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट में उनके जो रिएक्शंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को फिर मॉडिफाई करते हैं, और अपनी जो मार्केटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं इससे वो भी हमें पता चल जाती है, उनका भी टेस्ट हो जाता है कि कंज्यूमर का किस तरीके का प्रेफरेंस रहा। तो हम अपने जो प्रोडक्ट को आफ्टर द मॉडिफिकेशन फिर उसको लॉन्च करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एकदम लार्ज स्केल पे पहले प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें और फिर कंज्यूमर उसको रिजेक्ट कर दे और हमें ह्यूज क्वांटिटी में लॉस हो। तो इसमें जो ह्यूज क्वांटिटी की लॉस को अवॉइड करने के लिए पहले टेस्ट मार्केटिंग की जाती है। अब क्योंकि प्रोडक्ट को कंज्यूमर ने बता दिया कि उसके जो भी चेंजेस थे वो हमने कर दिए, अब प्रोडक्ट जो है बिल्कुल तैयार है लॉन्च करने के लिए। जो 8 स्टेप है उसमें आता है कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को है काफ़ी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाएगा, लार्ज स्केल पे उसकी एडवर्टीजमेंट की जाएगी, प्रमोशन की जाएगी, अब उसको लार्ज स्केल पे बेचा जाएगा और फाइनली ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, इंटरनेशनल प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। दो तरह की प्रोडक्ट स्ट्रेटजी होती हैं। पहली होती है एडोप्टेशन या कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, दूसरी होती है स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। देखिए, दोनों स्ट्रेटजी अपने से बिल्कुल हटकर हैं। जहाँ तक पहली है एडोप्टेशन या कस्टमाइजेशन स्ट्रेटजी, इसके अंदर जो एक्सपर्टाइज हैं उनका ये मानना है क्योंकि अलग अलग कंट्री के जो कल्चर हैं, उनका जो टेस्ट है, उनकी जो प्रेफरेंसेस है वो बिल्कुल अलग होती है। इसलिए एक ही प्रोडक्ट हर एक कंट्री के लिए बनाना ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो सोशल, कल्चर, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसलिए हर कंट्री के कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को है कस्टमाइज करना चाहिए, यानी कि उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए। दूसरी ओर स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट स्ट्रेटजी में क्या किया जाता है कि एक ही प्रोडक्ट जो है वो सब कंट्री में एक जैसा ही बेचा जाता है। जनरली ये उन प्रोडक्ट में ज़्यादा पॉपुलर है जो प्रोडक्ट जो है सेम बेनिफिट्स देते हैं हर एक कंट्री में, जैसे लाइक कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल हो गया। तो ये जो बेनिफिट्स हैं वो लगभग, या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हो गए, वो लगभग सेम बेनिफिट्स देते हैं हर एक कंट्री में। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्टैंडर्डाइज ज़्यादा वे में बनाते हैं। अब इनके आर्गूमेंट्स जो हैं दोनों के फेवर में क्या क्या हैं उन पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट एडोप्टेशन स्ट्रेटजी। जो प्रोडक्ट एडोप्टेशन स्ट्रेटजी है उसके फेवर में जो आर्गूमेंट्स देने वाले हैं वो क्या क्या आर्गूमेंट्स देते हैं। सबसे पहला आर्गूमेंट्स देते हैं डिफरेंस इन कस्टमर लाइकिंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इनकी वो कहते हैं कि जो कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस हो वो काफ़ी डिफरेंट हो। ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री के लोग जो जिस तरीके से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते हैं, उनका जो रहन सहन है या रीति रिवाज है, वही रहन सहन, रीति रिवाज जो है दूसरी कंट्री में भी हो, क्योंकि उनमें काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से ज़रूरी हो जाता है कि उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को मॉडिफाई या कस्टमाइज किया जाए। सेकंड आता है कल्चर डिफरेंसेस। हर एक कंट्री के जो कल्चर डिफरेंसेस है वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें आप एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जस्ट लाइक मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर लेडीज़ को काफ़ी दबा के रखा जाता है, काफ़ी उसके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ऑन द अदर हैंड यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लेडीज़ है वो काफ़ी ओपन एनवायरनमेंट में रहती हैं। तो इसलिए दोनों में बहुत
डिफरेंस पाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी लेडीज़ रेडीमेड सूट्स बनाती है, रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है लेडीज़ के लिए, तो वो सेम रेडीमेड गारमेंट्स मुस्लिम कंट्रीज़ में और सेम रेडीमेड गारमेंट्स यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं बेच सकते, क्योंकि दोनों के यहाँ का जो टेस्ट है, वहाँ का जो कल्चर है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। थर्ड आता है आपका इकोनॉमिक कंडीशन। हर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस भी बिल्कुल डिफर होती है। इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर आपका आ जाता है पर कैपिटा इनकम आ जाती है, आपकी नेशनल इनकम आ जाती है, वहाँ पर जीडीपी ग्रोथ आ जाती है, आपका लिविंग स्टाइल आ जाता है, वहाँ पर जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर है, ये सारे फैक्टर्स जो है इकोनॉमिक कंडीशंस में आ जाते हैं। अब ये अलग अलग कंट्री के अलग अलग होते हैं। अब जहाँ पर आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या यूएसए है या कोई भी डेवलप कंट्री है, वहाँ के लोगों का रहन सहन का स्टाइल काफ़ी हाई होता है। वो लग्जरी प्रोडक्ट्स पे अपना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। दूसरी ओर जस्ट लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी गरीब हैं, काफ़ी पुअर हैं, वहाँ पर कैपिटल इनकम बहुत कम है, वहाँ पर लग्जरी प्रोडक्ट्स की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती, बल्कि जो बेसिक्स या एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी जो है हर एक कंट्री के लिए अब अलग स्ट्रेटेजी तय करे, बजाय सेम स्ट्रेटेजी सबके लिए अपनाने के। लेकिन दूसरी ओर आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटेजी, जो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन है उसके बारे में भी, उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे उनके आर्गूमेंट्स हैं। सबसे पहला आर्गूमेंट्स है लो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्डाइज है, हर एक कंट्री को एक जैसा बेचा जाएगा। उसका बेनिफिट्स ये होगा कि इसका हम प्रोडक्शन काफ़ी लार्ज स्केल पे करेंगे, और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने का बेनिफिट क्या होगा, जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट है वो काफ़ी कम आएगी, और कॉस्ट कम आएगी तो नेचुरल बात है उसकी प्राइस भी कम रखेंगे और कंपनी को प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। सेकंड, लो पर यूनिट मार्केटिंग कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज है, जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन हम एक कंट्री में चलाएंगे वही एडवर्टीजमेंट कैंपेन हम लगभग पूरे वर्ल्ड में चलाएंगे, जिसका बेनिफिट ये होगा कि जो हमारी मार्केटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम आएगी। हमें अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन या एडवर्टीजमेंट कैंपेन नहीं चलाना पड़ेगा, इससे हमारी कॉस्ट कम आएगी, इसका कंज्यूमर को भी बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि इससे हम कम प्राइस कर पाएंगे, और कंपनी को भी फ़ायदा होगा क्योंकि कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट होगा। तीसरा, लेस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेम प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए मशीनें जो हैं वो अलग अलग टाइप की नहीं चाहिए, अलग अलग लेबर नहीं चाहिए, उनको अलग अलग लेबर को जो है अलग अलग स्किल नहीं डेवलप करना पड़ता, उनको अलग अलग वे में ट्रेन नहीं करना होता। सेम लेबर जो है वो एक मशीन पे काम कर सकती है, वही लेबर दूसरी मशीन पे भी काम कर सकती है। इसलिए जो कंपनी की जो कॉस्ट है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी कम लगानी पड़ती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फेवर ऑफ आर्गूमेंट्स है स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में। Thanks for watching this video. Subscribe this channel if you don't have subscribed. Like this video if you find value in this video, and share with this video with your friends of your college as well as other college too. And if you have any question about this video, about the topic we have discussed today, you can put your question in comment box. Thank you.